Namaskar and welcome to my YouTube channel English for All. This is Manish Rai. आज वर्ग 12वीं से प्रोज सेक्शन से आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड जी बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखित आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, यह वर्ग 12वीं से 100 अंकीय अंग्रेज़ी का एक प्रोज चैप्टर है। बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे बर्ट्रैंड रसेल एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र हैं, ब्रिटिश फ़िलासफ़र हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन कौन से आइडियाज़ हैं, वे कौन कौन सी चीज़ें हैं, वे कौन कौन से प्रभाव या परिणाम रहे हैं जिसने मानव या मानव जाति की मदद की है। आइए पहले हम लोग बर्ट्रैंड रसेल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों, बर्ट्रैंड रसेल was born in 1872 and died in 1970. इनका जन्म 1872 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1970 में हुई थी। ए ब्रिटिश फ़िलासफ़र, यह एक ब्रिटिश दार्शनिक थे। फ़िलासफ़र का मतलब होता है दार्शनिक, और हिस्टोरियन भी थे, इतिहासविद थे, मैथमेटिशियन गणितज्ञ थे, एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म्स। ये जो एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म देख रहे हैं ना, यहाँ पे एडवोकेट का मतलब हुआ समर्थक, और सोशल रिफॉर्म का मतलब होता है समाज सुधार। ये समाज सुधार के बहुत बड़े समर्थक थे, पैसिफिस्ट, बहुत बड़े शांतिवादी थे, एंड ए प्रोमिनेंट रैशनलिस्ट, और एक मुख्य, प्रोमिनेंट का मतलब होता है मुख्य और रैशनलिस्ट का मतलब होता है तर्कवादी, और एक प्रमुख तर्कवादी थे ऑफ द 20th सेंचुरी। बच्चों, बर्ट्रैंड रसेल 20वीं सदी के एक ब्रिटिश फिलोसोफर, दार्शनिक थे, इतिहासविद थे, गणितज्ञ थे, समाज सुधार के समर्थक थे, शांतिवादी थे और एक प्रमुख तर्कवादी थे। इतने गुण अपने आप में समेटे थे बर्ट्रैंड रसेल। याद रखिएगा, कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे जी। वाज ए प्रोलिफिक राइटर। प्रोलिफिक राइटर उस लेखक को कहते हैं जिसने बहुत सारी लेख या बहुत सारी रचनाएं की हैं, उसको बोलते हैं प्रोलिफिक राइटर। तो बर्ट्रैंड रसेल, जिनका जन्म 1872 में हुआ था और मृत्यु 1970 में हुई थी, एक प्रोलिफिक राइटर थे, मतलब इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की थी। ही वाज ऑल्सो ए कॉमेंटेटर। कॉमेंटेटर का मतलब होता है समीक्षक, विवरणकार या टिप्पणीकार। ही वाज ऑल्सो ए कॉमेंटेटर ऑन ए लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स। बच्चों, ये विविध प्रकार के टॉपिक्स पे, विविध प्रकार के शीर्षकों पे ये अपनी टिप्पणी करते थे, ये उसका विवरण भी प्रस्तुत करते थे, ये उनकी समीक्षा भी करते थे। तो आइए जानते हैं कि वे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे ये कमेंट्स करते हैं। सेक्स, लिंग पे करते हैं, मैरिज, विवाह पे करते हैं, पॉलिटिक्स, राजनीति पे करते हैं, रिलीजन, धर्म, साइंस, विज्ञान, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, फिलॉसफी, जीवन दर्शन, सोशलिज्म, समाजवाद, एजुकेशन, शिक्षा, क्राइस्ट, ईसा मसीह पे, मार्क्स, कार्ल मार्क्स पे, बुद्धा, भगवान बुद्ध पे, एंड ए होस्ट ऑफ अदर टॉपिक्स आर पीथी एंड फुल ऑफ कैंडर। बच्चों देखिए कितने बड़े ये विद्वान हैं कि ये सेक्स पे भी टिप्पणी करते हैं, मैरिज पे भी करते हैं, पॉलिटिक्स पे करते हैं, रिलीजन पे, साइंस पे, साइकोलॉजी पे, फिलॉसफी पे, सोशलिज्म पे, एजुकेशन पे, क्राइस्ट पे, मार्क्स पे, बुद्धा पे, एंड ए होस्ट ऑफ अदर टॉपिक्स, और अन्य बहुत सारे विषयों पे ये अपने विचार व्यक्त करते हैं। आर पीथी एंड फुल ऑफ कैंडर, और इनके जो विचार होते हैं और इनकी जो टिप्पणी होती है ना, वो पीथी होती है, मतलब छोटी होती है लेकिन महत्वपूर्ण होती है, और कैंडर का मतलब होता है स्पष्ट। बच्चों, आप जरा गौर से देखिए कि एक व्यक्ति इतनी सारी टॉपिक्स का ज्ञान रखता है, वह इंसान साधारण नहीं हो सकता, वह महामानव है जी। और यही कारण है कि इन 1950 रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। यही कारण है कि बर्ट्रैंड रसेल को 1950 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। याद रखिएगा, 1950 में बर्ट्रैंड रसेल को इन लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज, संसार का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिला था। इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वेरीड एंड सिग्निफिकेंट
significant writings in which he champions humanitarian ideals and freedom of thought। और वो जो लिटरेचर के क्षेत्र में इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था ना, इन रिकॉग्निशन, ये मतलब रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान, इन रिकॉग्निशन ऑफ इज वेरीड, वेरीड का मतलब होता है विविध, और सिग्निफिकेंट का मतलब अर्थ होता है महत्वपूर्ण। यानी वो जो पुरस्कार है 1950 में जो नोबेल मिला था ना, वह पुरस्कार इन रिकॉग्निशन ऑफ इज वेरीड एंड सिग्निफिकेंट राइटिंग्स, इनके महत्वपूर्ण और विविध रचनाओं के कारण, इन विच, जिसमें ही चैंपियंस, चैंपियंस का मतलब होता है समर्थन करना, इन विच ही चैंपियंस ह्यूमैनिटेरियन आइडियल्स, उन रचनाओं में ये मानवतावादी आदर्शों एंड फ्रीडम ऑफ थॉट, और विचारों की आज़ादी का समर्थन करते हैं, उसके पहचान में या उसके कारण 1950 में बर्ट्रैंड रसेल को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल मिला था। एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नोन इंटेलेक्चुअल्स, इंटेलेक्चुअल्स का मतलब होता है बुद्धिजीवी या विद्वान, इंटेलेक्चुअल्स का मतलब होता है बुद्धिजीवी या विद्वान। बच्चों ये दुनिया के प्रख्यात विद्वानों में से एक थे, ये आम आदमी नहीं थे बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आम आदमी नहीं थे, ये ज्ञान की मूर्ति थे। ऊपर जितने टॉपिक्स दिए गए हैं, साधारण व्यक्ति का या बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति का भी उतने टॉपिक्स पे कंट्रोल नहीं हो सकता है जितने टॉपिक्स पे इनका कंट्रोल है। इसलिए ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों और बुद्धिजीवियों में से एक थे। रसेल्स वॉइस कैरिड ग्रेट मोरल अथॉरिटी। बच्चों इनकी जो वॉइस होती थी, इनकी जो आवाज़ होती थी ना, इनकी जो बोली होती थी, उसमें मोरल अथॉरिटी होती थी, उसमें नैतिक बल हुआ करता था। ही वॉज ओरिजिनल एंड प्रोवोकेटिव, प्रोवोकेटिव का मतलब होता है आक्रामक। ही वॉज ओरिजिनल एंड प्रोवोकेटिव इन हिज एटीट्यूड एंड क्लियर एंड फोर्सफुल इन स्टाइल। बच्चों इनकी जो शैली थी ना, शैली जो लेखन शैली होती थी, क्लियर एंड फोर्सफुल, क्लियर का मतलब स्पष्ट और फोर्सफुल का मतलब होता है प्रभावशाली। यानी इनकी लिखने की जो शैली थी ना, वह एकदम स्पष्ट और प्रभावशाली थी, और इनका जो एटीट्यूड था, इनका जो रुख था, इनका जो आचरण था, जो व्यवहार था ना, वह एकदम ओरिजिनल एंड प्रोवोकेटिव, एकदम मूल था, सच्चा था और आक्रामक था। हिज राइटिंग्स एम्फेसाइज, एम्फेसाइज का मतलब होता है बच्चों जोर देना, एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना। हीज राइटिंग्स एम्फसाइज रीज़न, यानी इनकी जो रचनाएं होती थी, इनके जो लेख होते थे ना, वे जोर देते थे किस पे, तो रीज़न पे, कारण पे, इंटेलिजेंस का मतलब ज्ञान, बुद्धि, विवेक पे, ह्यूमन हैप्पीनेस मानवीय खुशी पे, पीस मन शांति पे, एंड लिबर्टी का मतलब हुआ आज़ादी। यानी इनकी जो रचनाएं होती थी ना, वह तर्क और कारण पे, बुद्धि और विवेक पे, मानवीय खुशी पे, शांति पे, एंड लिबर्टी मीन्स आज़ादी, इस पर वो जोर देती थी। इनके कुछ मेजर वर्क्स हैं, इनके कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं, नाम सुन लीजिए। ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, ह्यूमन नॉलेज, इट्स स्कोप एंड लिमिट्स, अथॉरिटी एंड द इंडिविजुअल, हैज़ मैन ए फैक्ट एंड फिक्शन, माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट, कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, मैरिज एंड मोराल्स, रोड्स टू फ्रीडम, इन प्रेज ऑफ आइडलनेस, व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। ये सब रचनाएं हैं बर्ट्रैंड रसेल की। ये ब्रिटिश फिलोसोफर हैं, 1950 में इनको नोबेल मिला है, और ये इनकी रचनाएं हैं। आप 2 बार 3 बार जरूर इस वीडियो को बच्चों सुनेंगे। आइए तो चैप्टर की शुरुआत होती है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। कह रहे हैं बर्ट्रैंड रसेल, बिफोर वी कैन डिस्कस दिस सब्जेक्ट, यानी आज का जो सब्जेक्ट है ना, इससे पहले कि हम सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, यानी इससे पहले कि हम बातचीत करें, वी मस्ट फॉर्म, फॉर्म का मतलब बच्चों होता है, ये जो फॉर्म देख रहे हैं ना, इसका मतलब निर्माण करना, और कंसेप्शन का मतलब होता है अवधारणा। इससे पहले कि इस सब्जेक्ट को हम लोग डिस्कस करें, इस पर हम लोग बात विवाद करें, इस पर चर्चा और परिचर्चा करें, आइए एक कुछ अवधारणाएं अपने मन में बना लेते हैं, अपने मन में कुछ अवधारणाएं बना लेते हैं। एज टू का मतलब के संबंध में, एज टू द काइंड ऑफ इफेक्ट, वो किस प्रकार के प्रभाव रहे, वे किस प्रकार के परिणाम रहे, दैट वी कंसीडर ए हेल्प टू मैनकाइंड, जिसको हम लोग मानव या मानव जाति के मदद के रूप में देखते हैं। मतलब बर्ट्रैंड रसेल कह रहे हैं कि आइए इस शीर्षक की चर्चा से पहले हम अपने मन में कुछ धारणाएं बना लें कि वे कौन कौन सी चीज़ें रही हैं जिसने मानव जाति की मदद की है। अर्थात शुरू में हम लोग चिंपैंजी, माना जाता है कि हमारे एंसेस्टर्स जो थे ना चिंपैंजी थे, पशु थे,
तो कैसे पशु से हम इंसान बने, इस दौरान किन किन चीज़ों ने हमारी मदद की, उसी की चर्चा करना चाहते हैं ग्रेट फिलोसोफर बर्ट्रैंड रसल। आइए, आर मैनकाइंड हेल्प्ड व्हेन दे बिकम मोर न्यूमरस, मानव या मानव जाति की मदद तब हुई जब हमारी संख्या ज़्यादा बढ़ गई, मतलब हमारी बढ़ी हुई जनसंख्या ने हमारी मदद की पशु से इंसान तक पहुंचाने में। और व्हेन दे लेस लाइक एनिमल्स, और क्या वह चीज़, यानी शुरू शुरू में इंसान पशु था तो हम में से पशुत्व के गुण घटते गए और इंसानी गुण बढ़ते गए, तो क्या इस चीज़ ने हमारी मदद की। और व्हेन दे बिकम हैप्पियर, या तब जब इंसान ज़्यादा खुश रहने लगा, ये तीन चीज़ें हो गई, क्या इस चीज़ ने मदद की। चौथा, और व्हेन दे लर्न टू एंजॉय अ ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंस, ये जो आप देख रहे हैं ना, ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंस, तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता और एक्सपीरियंसेस का मतलब होता है अनुभव। या तब जब इंसान ने, जब हम लोगों ने विविध प्रकार के अनुभवों का हम आनंद उठाने लगे, तो क्या इस चीज़ ने हमारी मदद की। और व्हेन दे कम टू नो मोर, या जब हम ज़्यादा जानने लगे, जब हमारी जानकारी बढ़ने लगी, तो क्या हमारी बढ़ी हुई जानकारी ने हमारी मदद की। और व्हेन दे बिकम मोर फ्रेंडली टू वन अनदर, और जब दो इंसान आपस में दोस्ताना तरीके से रहने लगे, या हम में फ्रेंडलीनेस बढ़ा, यानी जब हम मित्रवत रूप से रहने लगे, तो क्या मित्रवत रूप से रहना ने हमारी मदद की। ये कह रहे हैं कि आखिर वो कौन कौन सी चीज़ें रही हैं जिसने इंसान की शुरू में मदद की। तो ये पहले कह रहे हैं कि जब हमारी संख्या बढ़ी तो क्या हमारी संख्या ने। दूसरा, हम में से पशु के गुण कम हो गए, इसने। तीसरा कह रहे हैं ज़्यादा खुश रहने लगे तब। चौथा कह रहे हैं विभिन्न प्रकार के अनुभवों का आनंद लेने लगे तब। पांचवा कह रहे हैं जब ज़्यादा हमें जानकारी होने लगी तब। छठा कह रहे हैं कि जब हम मित्रवत रूप से रहने लगे तब। और फिर आगे क्या कहते हैं, सुनिए। आई थिंक ऑल दिस थिंग्स कम इन टू आवर कंसेप्शंस ऑफ व्हाट हेल्प्स मैनकाइंड। ये कह रहे हैं कि आई थिंक, चूंकि ये फिलोसोफर हैं और फिलोसोफर की बातें जो होती हैं ना बहुत तर्कपूर्ण होती हैं, ध्यान देंगे तब समझ पाएंगे। ये कह रहे हैं कि आई थिंक ऑल दिस थिंग्स कम इन टू आवर कंसेप्शन ऑफ व्हाट हेल्प्स मैनकाइंड। ये कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी अभी आपको गिनाई ना, ये हमारी अवधारणाओं में आती हैं जिसने मानव जाति की मदद की। यानी इन सभी चीज़ों ने मानव जाति की कमोबेश मदद की है पशु से इंसान बनाने में। ये कह रहे हैं कि एंड आई विल से ए प्रिलिमिनरी वर्ड अबाउट देम। और ये जितनी चीज़ें हैं ना, सबके बारे में मैं प्रिलिमिनरी वर्ड, यानी थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे इन चीज़ों ने इंसान की मदद की या नहीं की। प्रिलिमिनरी वर्ड यानी प्रारंभिक जानकारी मैं इन चीज़ों के बारे में आपको दूंगा। तो आइए, पाठ की शुरुआत तो हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 2। बच्चों, चूंकि ये चैप्टर लंबा है इसलिए हमने इसको 2 हिस्सों में बांटा है। पैराग्राफ 1 से लेकर के पैराग्राफ 6 तक इस पार्ट 1 में पढ़ेंगे और अगली वीडियो में पैराग्राफ 7 से लेकर के पैराग्राफ 13 तक पढ़ेंगे। तो आइए, पैराग्राफ नंबर 2। द मोस्ट इंड्यूबिटेबल, ये जो इंड्यूबिटेबल देख रहे हैं ना बच्चों, इंड्यूबिटेबल मतलब बिना शंका के, जिसपे शंका नहीं किया जा सके। द मोस्ट इंड्यूबिटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज नंबर्स। ये कह रहे इसमें कोई शंका नहीं कि जिस चीज़ ने मानव जाति की सबसे ज़्यादा मदद की है वह हमारी संख्या है, वह हमारी नंबर है, हमारी संख्या है। इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। कह रहे हैं देयर मस्ट हैव बीन टाइम, एक समय अवश्य ऐसा हुआ होगा, यानी एक समय ऐसा होगा। देयर मस्ट हैव बीन टाइम, एक समय ऐसा अवश्य होगा। When Homo sapiens was a rare species, ये जो Homo sapiens देख रहे हैं ना, ये हम लोगों का, हम मानव का, हम इंसान का ये वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है। ये कह रहे हैं कि एक समय ऐसा होगा जब Homo sapiens यानी मानव was a rare species, एक दुर्लभ प्रजाति होगी, एक दुर्लभ जाति होगी, यानी इसकी संख्या बहुत कम होगी। जैसे आज बहुत सारे पशु पक्षी जो है ना वो रेयर स्पीसीज हैं, तो एक वक्त ऐसा होगा कि जब हम इंसान भी एकदम रेयर स्पीसीज होंगे, दुर्लभ प्रजाति होंगे, यानी हमारी संख्या बहुत कम होगी। सबसिस्टिंग प्रिकेरियसली इन जंगल्स एंड केव्स, सबसिस्टिंग का मतलब होता है जीवित रहना, और प्रिकेरियसली का मतलब होता है खतरनाक रूप से। हम लोग डर डर करके, खतरनाक रूप से, इन जंगल्स एंड केव्स, केव्स का मतलब होता है गुफा, हम जंगलों में और गुफाओं में है ना किसी प्रकार से अपना जीवन जी रहे होंगे, ऐसा वक्त जरूर होगा।
टेरिफाइड ऑफ वाइल्ड बिस्ट्स, और हम लोग जंगली पशुओं से डर डर करके गुफाओं में अपना जीवन जी रहे होंगे, जंगलों में पशु पक्षियों से डर डर करके हम अपना जीवन जी रहे होंगे। एक वक्त ऐसा होगा बच्चों, आज की तरह नहीं कि सारे पशु पक्षी हमसे डरते हैं। एक वक्त ऐसा भी होगा जब सारे पशु पक्षियों से हम डरते होंगे और जंगलों में गुफाओं में छुप छुप करके अपना जीवन जीते होंगे। हैविंग डिफ़िकल्टी इन सिक्योरिंग नरिशमेंट, और बच्चों उस वक्त हमें भोजन के भी लाले पड़े होंगे। हैविंग डिफ़िकल्टी इन सिक्योरिंग नरिशमेंट, नरिशमेंट का मतलब होता है पोषण, यानी हमें भोजन पानी भी प्राप्त करना मुश्किल होगा। जरूर एक ऐसा वक्त होगा जब इंसान पशुओं से डर करके गुफाओं में रहता होगा, जंगलों में रहता होगा, किसी प्रकार से वो कुछ खा करके अपना जीवन जीता होगा। नरिशमेंट, पोषण पाने में उसे बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा होगा। ऐसा वक्त जरूर शुरू में होगा। एट दिस पीरियड द बायोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ ग्रेटर इंटेलिजेंस, इसको हम ऐसे मीनिंग निकालेंगे, हैड scarcely begun to overweigh the disadvantage of his long infancy। ये जो वर्ड देख रहे हैं ना बच्चों, इन्फेंसी का मतलब होता है प्रारंभिक अवस्था, यानी जब हमारी प्रारंभिक अवस्था होगी, जब हम पशु से इंसान बनना शुरू हुए होंगे ना, तो हमारे अंदर जो मतलब जो ये बुद्धि है ना, इतनी बुद्धि उस वक्त नहीं बढ़ी होगी। तो ये कह रहे हैं कि एट दिस पीरियड, उस दौरान, द बायोलॉजिकल एडवांटेज, यानी जो जैविक लाभ था ना, ऑफ हिज ग्रेटर इंटेलिजेंस, जो इंसानी बुद्धि का जो जैविक लाभ था ना, तो हम उस वक्त प्रारंभिक अवस्था में थे, तो उस बुद्धि का, उस विवेक का हमें बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ होगा। अब यहाँ देखिए, विच वॉज क्यूमुलेटिव, ये बुद्धि और विवेक जो होती है ना, ये क्यूमुलेटिव होती है, यानी ये निरंतर बढ़ने वाली चीज़ है। बिकॉज इट कुड बी हैंडेड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बुद्धि और विवेक और ज्ञान का वो ट्रांसफर, हस्तांतरण होता रहा। इस प्रकार से बुद्धि विवेक बढ़ती गई, ज्ञान बढ़ता गया। लेकिन शुरू में जब हम लोग प्रारंभिक अवस्था में थे तो हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं थी, इतना विवेक नहीं था, इस कारण हमें तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा होगा। आगे क्या कहते हैं सुनिए, आगे कहते हैं बर्ट्रैंड रसेल कि हीज लेसन्ड एजिलिटी, जो वर्ड देख रहे हैं ना एजिलिटी, इसका मतलब होता है चपलता, चंचलता। हीज लेसन्ड एजिलिटी एज कंपेयर्ड विथ मंकीज, अब ये बंदरों से तुलना करते हुए कहते हैं कि चूंकि बंदर बहुत चंचल होते हैं, बहुत चपल होते हैं, और लेसन्ड का मतलब होता है कम किया हुआ, तो हमारी चपलता भी कम थी, हमारे पास विवेक की भी कमी थी। एंड इज लैक ऑफ हर्स्यूट प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोल्ड, और हर्स्यूट का मतलब होता है रोएदार, और हमारे शरीर पे रोआ भी नहीं हुआ होगा जो हमें ठंडी से क्या करे, बचाए। बच्चों ये जो पशु देखते हैं ना, जिनके शरीर पे वो रोआ होता है, भारी रोआ, तो ये रोआ उसको ठंडी से क्या करता है, बचाता है। तो हमारे शरीर पे रोआ भी नहीं था, हम बंदरों की तरह चंचल भी नहीं थे, और अभी हमारी बुद्धि का वो प्रारंभिक अवस्था था। इस कारण हम लोग पशु पक्षियों से डर डर करके जंगलों में रहे होंगे और किसी प्रकार से अपना जीवन जिए होंगे। आगे कह रहे हैं कि इन दोज डेज द नंबर ऑफ मेन मस्ट सर्टेनली हैव बीन वेरी स्मॉल। उन दिनों, इन दोज डेज का मतलब होता है कि उन दिनों, द नंबर ऑफ मेन मस्ट सर्टेनली हैव बीन वेरी स्मॉल, उन दिनों हमारी संख्या सचमुच में निश्चित रूप से बहुत कम रही होगी। द मेन यूज टू विच थ्रू आउट द एजेस, यानी थ्रू आउट द एजेस, यानी उस पूरे काल के दौरान मैन हैव पुट दियर टेक्निकल स्किल हैज़ बीन टू इंक्रीज द टोटल पॉपुलेशन। मनुष्य के पास जो भी टेक्निकल स्किल था, जो भी तकनीकी ज्ञान था, जो भी बुद्धि विवेक था ना, उसने इसका इस्तेमाल अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए किया। आप पढ़िए, लिख कह रहे हैं कि हैज़ बीन टू इंक्रीज द टोटल पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए किया। आई डोंट मीन दैट दिस वाज द इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। ये कह रहा है मेरा मतलब ये नहीं कि लोगों की आबादी बढ़ी तो आबादी बढ़ाना उनका इरादा रहा होगा, ये मेरे कहने का मतलब नहीं है। लेकिन इंसानों की आबादी बढ़ी और इंसान ने इसके लिए प्रयास किया, लेकिन आबादी बढ़ाना ही उनका इरादा था, ऐसा मेरे कहने का मतलब नहीं है। रसल कहते हैं बट दैट इट वाज इन फैक्ट द इफेक्ट, लेकिन सचमुच में वह एक प्रभाव था, वह एक परिणाम था जिसने इंसान को मजबूती दी, यानी हमारी बढ़ी हुई आबादी ने हमारी मदद की।
इफ दिस इज समथिंग टू रिजॉइस, रिजॉइस का मतलब होता है खुशी मनाना या आनंद मनाना। इफ दिस इज समथिंग टू रिजॉइस देन वी हैव ओकेजन टू रिजॉइस, ओकेजन का मतलब मौका। ये कह रहे हैं कि अगर यह खुशी मनाने की चीज़ है तब हमारे पास यहाँ पे खुशी मनाने का मौका है कि हमारी बढ़ी हुई आबादी ने हमारी मदद की। ठीक है, आइए पैराग्राफ नंबर 3 पे चलते हैं। 3 पे कहते हैं कि वी हैव ऑल्सो बिकम, बच्चों कह रहे हैं कि वी हैव ऑल्सो बिकम इन सर्टन रेस्पेक्ट्स प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स। प्रोग्रेसिवली का मतलब होता है निरंतर, थोड़ा थोड़ा करके ही सही लेकिन निरंतर। ये कह रहे हैं कि वी हैव ऑल्सो बिकम इन सर्टन रेस्पेक्ट्स, कुछ संदर्भों में, कुछ विषयों में, कुछ बातों में हम लोग निश्चित रूप से हमारे अंदर जो पशुता के गुण थे ना, उसकी कमी धीरे धीरे ही सही लेकिन पशुत्व का भाव हमारे अंदर से हटा है। आई कैन थिंक इन पर्टिकुलर अप टू रेस्पेक्ट्स, यहाँ पे मैं 2 संदर्भों की बात करूँगा, यहाँ मैं 2 वस्तुओं के बारे में विशेषकर इन पर्टिकुलर विशेषकर बात करूँगा। फर्स्ट, पहला दैट एक्वायर्ड, एक्वायर्ड का मतलब होता है अर्जित, यानी पहला ये कह रहे हैं कि हम उस चीज़ की बात करेंगे जिसको हमने अर्जित किया है। एज अपोज्ड टू कंजेनिटल, एज अपोज्ड टू का मतलब होता है के विपरीत और कंजेनिटल का मतलब होता है जन्मजात, यानी ये जन्मजात गुणों की बात नहीं कर रहे हैं, ये उन गुणों की बात कर रहे हैं पहले जिसको हमने अर्जित किया है। स्किल्स प्ले ए कंटिन्यूअली इंक्रीजिंग पार्ट इन ह्यूमन लाइफ, और जो अर्जित गुण है ना ये हमारे जीवन में इंक्रीजिंग पार्ट प्ले करते हैं, यानी बढ़ा हुआ ये किरदार निभाते हैं, बढ़ा हुआ ये रोल निभाते हैं और इनका बड़ा महत्व होता है। एंड सेकेंडली दैट एज्यूमिंग मोर एंड मोर डोमिनेट्स इम्पल्स, और दूसरा जो हमारे आवेगों को और मजबूत बनाता है और प्रभावशाली बनाता है। यानी ये कह रहे हैं कि 2 संदर्भों में मैं बात करूंगा, एक जो अर्जित गुण है ना ये हमारे जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण निरंतर रूप से रोल अदा करते हैं, और दूसरा हमारे अंदर की जो अंतः प्रेरणा है ना यह अन्य जीवों से ज़्यादा क्या है, मजबूत है, हम अन्य जीवों से ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा सोचन शक्ति हमारे अंदर है। इन दिस रेस्पेक्ट्स, इस प्रकार से वी हैव सर्टेनली बिकम प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स, इस प्रकार निश्चित रूप से हम में से पशुता के गुण थोड़े थोड़े ही सही लेकिन लगातार वो दूर होते गए और हम लोग वो जानवर से इंसान बनते गए। नंबर 4, आइए ये बात करते हैं खुशियों की। कह रहे हैं कि एज टू हैप्पीनेस, जहाँ तक खुशियों की बात है, आई एम नॉट श्योर, ये कह रहे हैं कि मैं श्योर नहीं हूँ, मैं आश्वस्त नहीं हूँ कि खुशियों के संदर्भ में हमने तरक्की की है या हमने खुशियों के संबंध में तरक्की नहीं की है। ये कह रहे हैं बर्टन रसल, कह रहे हैं कि इसके बारे में आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ। कह रहे हैं कि इट इज़ ट्रू, यह सही है, इट इज़ ट्रू बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग द विंटर, कह रहे कि सर्दी की ऋतु में बहुत सारे पक्षी जो होते हैं ना भारी संख्या में भूख से मर जाते हैं। बट ड्यूरिंग द समर दे डू नॉट फोरसी दिस कैटेस्ट्रॉफी, कैटेस्ट्रॉफी का मतलब होता है आपदा। कह रहे हैं कि बट ड्यूरिंग द समर, लेकिन गर्मी की ऋतु में दे डोंट फोरसी दिस कैटेस्ट्रॉफी, जो आपदा सर्दी में उन पर आई थी ना, यानी जिस सर्दी में भारी संख्या में पक्षियों की मृत्यु हो गई थी ना, जब गर्मी आती है तो वो इस चीज़ को फोर्स ही नहीं कर पाते, इसका अनुमान नहीं लगा पाते हैं। और रिमेंबर हाउ नियरली इट बिफेल देम इन द प्रीवियस विंटर, और ना ही उनको ये याद रहता है कि पिछली सर्दियों में कितने कितने पक्षी भूख से क्या हो गए, मर गए। यानी कि कहने का मतलब है कि हर साल लाखों पक्षी भूख से क्या होते हैं, मर जाते हैं, लेकिन वे इस बात को भूल जाते हैं। उन्हें ये नहीं याद रहता कि फिर ठंडी आएगी और लाखों पक्षी क्या हो जाएंगे, मरेंगे। या वो इस बात को गर्मी में भूल जाते हैं कि पिछली ठंडी में लाखों पक्षी क्या हो गए थे, मर गए थे। कहने का मतलब है कि क्या होगा और क्या हुआ इसको लेकर के पक्षी चिंतित नहीं रहते, लेकिन ये कह रहे हैं कि इसको लेकर के इंसान चिंतित रहता है कि क्या हुआ, इसको लेकर के भी इंसान चिंतित है, और क्या होगा इसको लेकर के भी इंसान चिंतित है। आइए इस पाठ में समझने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं कि विथ ह्यूमन बींग्स द मैटर इज अदरवाइज, जहाँ तक इंसानों की बात है मामला कुछ और है। देखिए पक्षी जो है जाड़े में भारी संख्या में उनकी मृत्यु होती है भूख से, लेकिन गर्मी में जाड़े की बात को भूल जाते हैं और गर्मी में आने वाली जाड़े के बारे में भी नहीं सोचते कि फिर लाखों लोग मर जाएंगे। लेकिन विथ द ह्यूमन बींग्स, लेकिन जहाँ तक इंसान की बात है द मैटर इज अदरवाइज, मामला दूसरा है।
कह रहे हैं कि आई डाउट वेदर द परसेंटेज ऑफ बर्ड्स दैट विल हैव डाइड ऑफ हंगर ड्यूरिंग द प्रेजेंट विंटर 1946-7 is as great as the percentage of human beings that will have died from this cause in India and Central Europe during the same period. ये कह रहे हैं कि I doubt, मुझे शंका है, whether the percentage of birds that will have died of hunger during the present winter, ये 1946-47 की बात है, कह रहे हैं कि 1946-47 के जाड़े में, है ना, I doubt, मुझे शंका है कि जितने पक्षी मरे थे ना, इज एज ग्रेट एज, यानी उनकी संख्या उतनी ज़्यादा नहीं हुई होगी जितने इंसान उस काल में भारत और सेंट्रल यूरोप और मध्य यूरोप में उसी काल में यानी 46-47 में, ये कह रहे कि मुझे शंका है कि जितने पक्षी मरे हैं ना, यानी पक्षियों की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं हुई होगी जितने इंसान भारत और मध्य यूरोप में उसी 46-47 में भूख से या ठंड से मरे होंगे। इनके कहने का मतलब है कि 46-47 की ठंडियों में वो जितनी पक्षियों की मौत हुई थी ना, उससे कहीं ज़्यादा इंसानों की मौत हुई थी। कहाँ पे? भारत में और सेंट्रल यूरोप में। किस कारण? भूख के कारण। आगे सुनिए, कहते हैं बट एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन, जो ये स्टारवेशन देख रहे हैं ना बच्चों, स्टारवेशन का मतलब होता है भूख से मरना। ये जो वर्ड देख रहे हैं आप स्टारवेशन, इसका मतलब होता है भूख से मरना। ये कह रहे हैं कि बट एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन, लेकिन अगर एक भी व्यक्ति की मौत अगर भूख से होती है ना, इज प्रीसीडेड बाय ए लॉन्ग पीरियड ऑफ एंग्जाइटी, इंसान जो होता है ना, मरने से पहले, भूख से मरने से पहले वह चिंता से मरा हुआ होता है, एक लंबे समय से वह चिंता से पीड़ित होता है। एंड सराउंडेड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग एंग्जाइटी ऑफ नेबर्स, और केवल अपनी चिंताओं से ही इंसान परेशान नहीं होता, बल्कि इंसान अपने पड़ोसियों की चिंताओं से भी चिंताग्रस्त होता है। देखिए, पक्षी दूसरों की चिंता से चिंताग्रस्त नहीं होते, कल क्या हुआ उसके कारण भी चिंतित नहीं है, आगे क्या होगा उसके कारण भी चिंतित नहीं है। लेकिन इंसान, जो एक व्यक्ति जो भूख से मरता है ना, वह भूख से मरने से पहले लंबे समय से चिंता से ग्रसित होता है, और केवल अपनी चिंता से नहीं, वह अपने पड़ोसियों की चिंता से भी ग्रसित होता है। इस कारण इंसान पक्षियों की अपेक्षा 46-7 में ज़्यादा मरा। सुनिए, कह रहे हैं कि वी सफ़र नॉट ओनली द इविल्स दैट एक्चुअली बिफॉल अस, कह रहे हैं कि केवल हम उन्हीं इविल से, उन्हीं दुखों से हम लोग पीड़ित नहीं होते हैं, दैट एक्चुअली बिफॉल अस, जो घटनाएं हमारे ऊपर घटती हैं केवल उन्हीं अशुभ घटनाओं से हम पीड़ित नहीं होते, बट ऑल दोज दैट आर इंटेलिजेंस टेल्स अस रीजन टू फियर, यानी हमारी बुद्धि, हमारी विवेक जिस चीज़ के बारे में कहती है कि इस चीज़ से हमें डरना है, इस चीज़ के बारे में हमें चिंता करना है ना, उन सारी चीज़ों के कारण हम चिंतित होते हैं। अपने आप पे घटित अशुभ घटनाओं के कारण ही हम चिंतित नहीं होते, हम अन्य कारणों से भी चिंतित रहते हैं। आगे कहते हैं द कर्बिंग ऑफ इम्पल्सेस टू विच वी आर लेड बाय फोरथॉट अवर्ड्स फिजिकल डिजास्टर एट द कॉस्ट ऑफ वरी एंड जनरल लैक ऑफ जॉय। ये कह रहे कि चिंता की कीमत पे और लैक ऑफ जॉय, आनंद की कमी के कारण, चूँकि हम लोग बहुत दूर तक फोरथॉट, पूर्व चिंतन करते हैं हम लोग, और यही पूर्व चिंतन के कारण हम लोग तमाम प्रकार की परेशानियों से ग्रसित हैं। अगर इस पूर्व चिंतन को हम त्याग दें, छोड़ दें, तो हम कई प्रकार के जो फिजिकल डिजास्टर है, जो शारीरिक क्षति है, जो शारीरिक नुकसान है, उससे बचा जा सकता है। ये कह रहे हैं कि आई डोंट थिंक दैट द लर्नड मैन ऑफ माई अक्वेंटेंस, अक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान। ये कह रहे हैं कि आई डोंट थिंक दैट द लर्नड मैन ऑफ माई अक्वेंटेंस इवन व्हेन दे एंजॉय अ सिक्योर इनकम आर एज हैप्पी एज द माइस दैट ईट द क्रम्स फ्रॉम देयर टेबल्स व्हाइल द एरुडाइट, जो एरुडाइट देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है विद्वान। कह रहे हैं राइट जेंटलमैन स्नूज, और स्नूज का मतलब बच्चों होता है झपकी लेना। ये कह रहे हैं बर्ट्रैंड रसेल, ब्रिटिश फिलोसोफर, कि आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, दैट द लर्नड मैन ऑफ माई अक्वेंटेंस, कि मेरे पहचान के जितने भी विद्वान लोग हैं, इवन व्हेन दे इंजॉय अ सिक्योर इनकम, यद्यपि उनको अच्छी आमदनी है, उनको अच्छी नौकरी है, पैसों की कमी नहीं है, फिर भी आर एज हैप्पी एज द माइस, मैंने मेरे पहचान के विद्वान लोग जिनकी आमदनी भी अच्छी है ना, मुझे शंका है कि वे लोग उतने खुश नहीं हैं एज द माइस, कि वे चूहे या चूहियाँ
दैट ईट द क्रम्स फ्रॉम देयर टेबल्स, वे चूहे या चूहियाँ जो उनके प्लेट से रोटी के टुकड़े चुरा करके खाती हैं और अपने पेट को भरती हैं ना, तो चूहियाँ या चूहे ज़्यादा खुश हैं, लेकिन वे ज़्यादा कमाने वाले जो विद्वान व्यक्ति हैं ना, वे ज़्यादा खुश नहीं हैं। सुनिए, व्हाइल स्नूज, जब जेंटलमैन, जब पढ़े लिखे लोग टेबल पे खाना खाते हैं और खाना खाने के दौरान जब वो झपकी लेते हैं ना, तो उस झपकी के दौरान उनके प्लेट से जो रोटी के टुकड़े चुरा करके चूहे खा लेते हैं ना, तो वे चूहे उस इंसान से कहीं ज़्यादा खुश हैं, जिनकी आमदनी ज़्यादा है, पैसा भी खूब है, लेकिन खुशी नहीं है। तो वो चुरा करके रोटी खाने वाले चूहे ज़्यादा खुश हैं, लेकिन इंसान कम खुश है। इसलिए ये क्या कहते हैं, सुनिए, इन दिस रेस्पेक्ट, इसलिए इस मामले में, देयरफॉर, इसलिए, आई एम नॉट कन्विंस्ड दैट देयर हैज़ बिन एनी प्रोग्रेस एट ऑल। एट ऑल का मतलब होता है तनिक भी। इसलिए कह रहे हैं कि मैं आश्वस्त नहीं हूँ कि खुशियों के मामले में कोई भी तरक्की हुई है। हमने धन कमाया है, ज्ञान बढ़ा है, लेकिन हमारी खुशियाँ नहीं बढ़ी है। हम खुश नहीं हैं, हम चिंतित हैं, हम परेशान हैं, कल क्या हुआ उस कारण भी, और आने वाले कल को क्या होगा इस कारण भी हम परेशान हैं। इसलिए कह रहे हैं कि खुशियों के मामले में तरक्की नहीं हुई है। नंबर 5 चलते हैं। लिखा कि एज टू डाइवर्सिटी ऑफ एंजॉयमेंट्स, कह रहे हैं कि जहाँ तक, एज टू, जहाँ तक डाइवर्सिटी ऑफ एंजॉयमेंट्स, जहाँ तक खुशियों, विविधता, खुशियों की विविधता की बात है, द मैटर इज अदरवाइज, मामला कुछ अन्य है। आई रिमेंबर रीडिंग एन अकाउंट, मुझे याद है कि एक दिन मैं एक विवरण पढ़ रहा था। अकाउंट का मतलब होता है विवरण। मुझे याद है कि एक दिन मैं एक अकाउंट पढ़ रहा था ऑफ लायंस, मैं शेरों का एक विवरण पढ़ रहा था। हु वे आर टेकन टू ए मूवी, और उन शेरों को मूवी लेके गए थे लोग, यानी थिएटर में लेके गए थे, वे सिनेमा देख रहे थे। प्रश्न है आपसे कि मूवी में कौन गया था? लायंस। कौन गए थे? लायंस। यानी कह रहे कि मैं एक अकाउंट पढ़ रहा था, एक विवरण पढ़ रहा था, लेख पढ़ रहा था, जहाँ शेरों को लोग थिएटर में लेके गए थे, और उस थिएटर में क्या चल रहा था सुनिए, शोइंग द सक्सेसफुल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ लायंस इन अ वाइल्ड स्टेट। उसमें जो शेर थे ना, खूब तोड़ फोड़ कर रहे थे, कुछ खूब उधम मचा रहे थे, यानी खूब करतब दिखा रहे थे। बट नॉन ऑफ देम गॉट एनी प्लेजर फ्रॉम द स्पेक्टेकल। जो स्पेक्टेकल है ना, इस स्पेक्टेकल का मतलब होता है दृश्य या नज़ारा। तो उस मूवी में जो दृश्य चल रहा था ना, जो नज़ारा चल रहा था, और शेर जो बैठ करके थिएटर में उस मूवी को देख रहे थे ना, उनको तनिक भी मज़ा नहीं आ रहा था। प्लेजर का मतलब होता है आनंद या मज़ा। उन लोगों को तनिक भी मज़ा नहीं आ रहा था। नॉट ओनली म्यूजिक एंड पोएट्री, साइंस, फुटबॉल, बेसबॉल, अल्कोहल अफोर्ड नो प्लेजर टू एनिमल्स। कह रहे हैं कि संगीत भी नहीं, पोएट्री, काव्य भी नहीं, विज्ञान भी नहीं, खेल, फुटबॉल, क्रिकेट, बेसबॉल, अल्कोहल, इन सब चीज़ों से पशुओं को कोई लेना देना नहीं है। उनको इन चीज़ों से किसी भी प्रकार के आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। Our intelligence has therefore certainly enabled us to get a get a variety of enjoyment that is open to animals। लेकिन हमारी बुद्धि ने, हमारे विवेक ने हमको उन चीज़ों का आनंद लेने में सक्षम बनाया है, और हम म्यूज़िक का भी आनंद लेते हैं, पोएट्री का भी आनंद लेते हैं, साइंस, फुटबॉल, बेसबॉल, अल्कोहल, इन सब का हम आनंद लेते हैं। लेकिन पशु जो है ना, इन सारी चीज़ों का आनंद नहीं लेते। अतः यहाँ हमारी बुद्धि ने हमको इतना इनेबल, इतना सक्षम बनाया है कि हम इन सारी चीज़ों का आनंद लें। बट वी हैव परचेज्ड दिस एडवांटेज, लेकिन हम लोगों ने इन खुशियों को खरीदा है एट द एक्सपेंस ऑफ ए मच ग्रेटर लायबिलिटी टू बोरेडम। जो बोरेडम देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है वो एक रास्ता, यानी एक बहुत ही बड़ी एक रास्ता की बोझ की कीमत पे हमने इन खुशियों को खरीदा है। नंबर 6, बट आई शैल बी टोल्ड दैट इट इज नाइदर नंबर नॉर मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लेजर्स दैट मेक द ग्लोरी ऑफ मैन। ये कहते हैं कि मुझसे बताया जाएगा, आई शैल बी टोल्ड, मुझसे बताया जाएगा कि, दैट मीन्स कि, नाइदर नंबर्स नॉर मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लेजर, कह रहे हैं कि ना ही हमारी संख्या और ना ही आनंदों में वृद्धि मनुष्य का गौरव है, मनुष्य की गौरव बढ़ाती है। मतलब मुझे ये बताया जाएगा, मुझसे ये कहा जाएगा, आई शैल बी टोल्ड, कि हमारी संख्या और आनंदों की वृद्धि ये इंसान की गौरव नहीं बढ़ाती है, ये हमारी ग्लोरी है, हमारी सम्मान और गौरव नहीं है। इट इज़ इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज़। इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक,
और मोरल का मतलब होता है नैतिक, और क्वालिटीज़ का मतलब होता है गुण। ये कह रहे हैं कि हमारे बौद्धिक और हमारे नैतिक गुण जो है ना, गुण जो हैं, इससे इंसान की गौरव ख्याति बढ़ती है, न कि संख्या से और न ही मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्लेजर से। रसल साहब कहते हैं कि इंसान का गौरव उसकी बौद्धिक और उसकी नैतिक गुण हैं, न कि इंसान का गौरव इंसान की संख्या और आनंदों की विविधता है। इट इज़ ऑब्वियस, यह स्पष्ट है, दैट वी नो मोर देन एनिमल्स डू। इसमें कहीं कोई शंका नहीं है कि हम लोग पशुओं से ज़्यादा जानते हैं। एंड इट इज़ कॉमन टू कंसीडर दिस वन ऑफ आवर एडवांटेज। और ये मान लेना भी साधारण कॉमन है कि यह हमारे पास एक एडवांटेज है, ये हमारे पास एक लाभ है कि हम पशुओं से ज़्यादा जानते हैं। हमारे पास इंटेलेक्चुअल और मोरल क्वालिटीज़ हैं, हमारे पास बौद्धिक और नैतिक गुण हैं जो हम इंसानों को पशुओं से दूर करते हैं, और हमारे पास उनसे ज़्यादा जानकारी भी है। अतः ये हमारे लिए एक एडवांटेज की बात है। वेदर इट इज़ इन फैक्ट एडवांटेज, ये कह रहे हैं क्या सचमुच में यह एक एडवांटेज है, मे बी डाउटेड, इस पे शंका किया जा सके। यानी इनको शंका है कि सचमुच में हम पशुओं से ज़्यादा जानते हैं और ये लाभ की बात है, इस पे लेखक को शंका है। बट एट एनी रेट इट इज़ समथिंग दैट डिस्टिंग्विशेस अस फ्रॉम द ब्रूट्स। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है फ़र्क करना, लेकिन हमारी बुद्धि और हमारी प्रज्ञा ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें इंसानों को पशुओं से अलग करती है। मतलब हमारी जो चिंतन शक्ति है, हमारी जो मोरल क्वालिटीज़ है, हमारी जो इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ है, ये जो है ना हमें पशुओं से भिन्न करती है, पशुओं से जुदा करती है, पशुओं से अलग बनाती है। तो आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड में आगे 7 नंबर से लेकर के 13 नंबर पैराग्राफ तक का जो मैटर होगा वो हम अगली वीडियो में आपके सामने बच्चों प्रस्तुत करेंगे। ये बर्टन रसल जो ब्रिटिश फिलोसफर थे, ये उनकी रचना है। इसको आप ध्यान समझेंगे, बार बार देखेंगे ताकि यह बात समझ में आए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं और अपने सुझाव भी दें। और वीडियो समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलिए जय हिंद।